तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। तो पहले चांद और अब सूरज। पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को आदित्य L1 के सक्सेसफुल लॉन्च पर बधाई। और ये हम सब के लिए एक गर्व और फख्र की बात है कि 23 जुलाई चंद्रयान 3 कामयाब मिशन, और अब 2 सितंबर, मतलब कुल मिलाकर 15 दिन के अंदर अंदर, 2 हफ्ते के अंदर अंदर 2 बड़ी उपलब्धि। तो चांद को तो हम लोग टटोल ही रहे हैं, अब सूरज की बारी है। और सूरज ने अपने अंदर कितने गर्म रहस्य छुपा रखे हैं उसकी भी बारी है। आदित्य L1 आज 11:50 पर लॉन्च हुआ। इसके बाद करीब 54 मिनट के बाद 12:54 पर ये पूरी तरीके से जो अपना रॉकेट था उससे जुदा होकर और अपने सफ़र पर निकल पड़ा। अब कहने को तो लॉन्च हो गया, सफ़र बड़ा लंबा है। 125 डेज, 125 दिन, मतलब 4 महीने से ज़्यादा। अब धरती से सूरज नहीं बल्कि सूरज के 1% की दूरी भी 15 लाख किलोमीटर है। तो 15 लाख किलोमीटर ऊपर से ईंधन भी बचाना है, तो सफ़र लंबा होगा। अब मान कर चलिए कि 125 दिन बाद, यानी कि 2024 में फरवरी का महीना, यही कोई वैलेंटाइंस डे के आसपास की तारीख होगी, जब आदित्य L1 सूरज के करीब, यानी कि फिर भी सूरज से 14 करोड़ 85 किलोमीटर दूर, लेकिन धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी उस मंजिल पर पहुंच जाएगा, जहां पर पहुंचने के बाद सूरज की आंखों में आंखें डालकर वो उससे उसके सारे राज उगलवाने की कोशिश करेगा और वहां से यहाँ भेजेगा। अब सवाल 125 दिन क्यों लग रहे हैं और ये पूरा सफ़र कैसे पूरा होगा? तो इससे पहले आज अपने इसरो के जो हेड है मिस्टर सोमनाथ, उन्होंने एक बड़ी अच्छी खुशखबरी और जानकारी भी दी। उनका यह है कि इससे पहले 23 तारीख को जो चंद्रयान 3 पहुंचा है, उसमें अपना विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जो है वो बड़ा अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जैसा चाहिए था वैसे ही काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन वो और काम करेगा, इसके बाद ये दोनों सो जाएंगे, इन्हें नींद आ जाएगी। अब ऐसा कैसे? तो 1-2 दिन के बाद, मतलब 14 दिन की बात थी, तो हमारा जो पूरा 14 दिन होता है वो चांद का 1 दिन होता है। तो वो 14 दिन पूरे होने वाले हैं और उसके बाद वहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ेगी नहीं और तापमान बहुत ज़्यादा, मतलब -200-300 डिग्री के करीब होगा। तो ऐसे में ये मशीनें शायद ठप हो जाए और ये सिर्फ नींद में होंगी, कोई काम नहीं करेंगी। लेकिन 14 दिन के बाद जब फिर सूरज निकलेगा तो शायद ये दोनों नींद से जाग जाए और बोनस काम करें और ज़्यादा जानकारी दें। लेकिन अभी तक ठीक ठाक काम कर रहे हैं। अब आते हैं आदित्य L1 का आगाज़ तो सफ़र का शुरू हो गया। अंजाम तक पहुंचने में और इस सफ़र को पूरा करने में इतना वक्त क्यों लगता है? बहुत सारे लोगों ने मेल लिखा था कि सर थोड़ा आम जुबान में हमें समझाने की कोशिश की है। तो मैं उनको ये भी बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम भी हैं कि मुझे खुद भी ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बाकी चीज़ें जिस तरीके से किताबी भाषा में थी, कभी पल्ले तो पड़ी नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ वैसे ही आपको समझाने की। तो ये जो हमारी पूरी अर्थ है, धरती, ये तो हमने देखा। अब धरती के ऊपर क्या है? खुला आसमान। अब आसमान कहाँ तक है? तो आज भारत पाकिस्तान का मैच भी, तो जब भी कोई बैट्समैन हिट करता है बॉल छक्के के लिए या फिर गलती से ऊपर आसमान में नीचे फील्डर कैच करने के लिए कोशिश करता है, तो बॉल ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आती है? तो आप सबको ही पता है, ग्रेविटी के चक्कर में। तो हम जो भी चीज़ उछालेंगे इस धरती पर वो वापस नीचे आएगी। तो अब ये धरती जो है वो कहाँ तक है और धरती के ऊपर क्या है? ज़मीन तो धरती है, आसमान कहाँ तक है? तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, वो ये है कि जहाँ से आप कोई चीज़ यहाँ से फेंकें और उछलने के बाद वो नीचे ना आए, वहाँ पे धरती की बाउंड्री का द एंड है। दूसरे तरीके से ऐसे समझें कि इस धरती के 8 किलोमीटर के ऊपर जब आप आसमान में जाएंगे तो ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे और ऊपर जाएंगे 8 किलोमीटर के बाद तो ऑक्सीजन खत्म, फिर हवा भी नहीं, वायुमंडल भी नहीं। तो जहाँ ये सारी चीज़ें हो जाए, समझ लीजिए कि वहाँ पे धरती की अब दादागिरी ख़त्म।
धरती की ग्रेविटी यानी कि चुंबक की शक्ति की कोई चीज़ ऊपर जा रहा है वो अपनी तरफ लेना है, वो सब कुछ खत्म है। तो वहाँ उसके बाद फिर क्या होता है, तो वहाँ से फिर अंतरिक्ष है, स्पेस है, और फिर ऊपर बहुत सारे तारे हैं, सैकड़ों हजारों लाखों तारे हैं आसमान में। अब जैसे हमारा सैटेलाइट या उपग्रह चांद है धरती का, जो घूमता रहता है, परिक्रमा करता है, वैसे ही हमारी धरती का एक इन तमाम तारों में जो सबसे करीबी तारा है, जो हमारे सबसे नज़दीक है, जो सबसे प्यारा तारा है, वो सूरज है। सूरज धरती का तारा है और धरती के सबसे करीब है। अब सोचिए, सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है धरती से, फिर भी हम कह रहे हैं कि सबसे करीब हमारे जो तारा है वो सूरज है। तो उसके और दूर दूर कितने करोड़ों किलोमीटर होंगे, कभी नापा, अंदाज़ा मालूम ही नहीं। हालांकि कई बार ये भी मन में सवाल आता है कि सूरज धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, ये पुख्ता तौर पर कैसे कह सकते हैं, कोई इसका मतलब जाकर नापना, क्योंकि सूरज के आप करोड़ों किलोमीटर दूर ही रह सकते हैं, नज़दीक जाके तो फिर लौटने का सवाल ही नहीं। और आज तक किसी इंसान ने कोई ऐसी धातु या ऐसी चीज़ नहीं बनाई जो सूरज की गर्मी जैसे पिघला न दे। तो जब बनी ही नहीं तो नज़दीक जाकर पता कैसे करेंगे। तो खैर, जहाँ पे धरती की ताकत या शक्ति चुंबक की ख़त्म होती है, वहाँ से अंतरिक्ष, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें, और फिर सूरज है अपना तारा। तो अब ये जो तारे होते हैं, ये तारे बनते कैसे, इनका जन्म कैसे होता है? तो कहते हैं जो पूरा सूरज है और बाकी चीज़ें हैं उसमें दो तरह की गैस हैं, ये सब कुछ गैस है। बहुत सारी कि धरती पे भी गैस ही गैस, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। पीएनजी यानी कि एलपीजी सिलेंडर का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें भी गैस है, सीएनजी में भी गैस है, लेकिन गैस आपको कभी दिखाई नहीं देती, जैसे हवा दिखाई नहीं देती। तो ये जो तारा है ये गैस से ही बना है, ख़ासतौर पर हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैस हैं। जब ये गैस टकराते हैं तो फिर इससे आग निकलती है, और जब आग निकलती है उससे कहते हैं ये सारे तारे बनते हैं। और आप जो ज़मीन से तारे देखते हैं आसमान में, कुछ चमकीले दिखाई देते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा चमकीले, कुछ कम, मध्यम। तो ये सारा टेम्परेचर का खेल होता है। जो तारा जिसमें सबसे ज़्यादा आपको, अब तारे के कलर भी अलग अलग हैं, जैसे रेड है, वाइट है, ब्लू है, नीचे से दिखाई देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नीला तारा दिखाई देता है, आसमान भी नीला है। तो ये तापमान का सारा खेल है। अगर सबसे कम तापमान है तो फिर आपको तारे का रंग रेड दिखाई देगा, अगर थोड़ा ज़्यादा है तो फिर आपको वाइट दिखाई देगा, और तापमान बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको वो ब्लू दिखाई देगा, नीला। लेकिन इन तारों की भी ज़िंदगी और मौत होती है। इनकी चूँकि अपनी जब सारी शक्ति या कि कहें कि ऊर्जा और ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं तो धीरे धीरे इनका रंग फीका पड़ने लगता है, और फिर फीका पड़ते पड़ते आखिरकार एक रोज़ तारा दम तोड़ देता है। लेकिन सूरज वो तारा है जिसके पास अपनी ऊष्मा, अपनी शक्ति है। आग का पूरा गोला है, पता नहीं कितने सारे गैस समेटे हुआ है। तो फिलहाल सूरज का गैस चालू है, सूरज जल रहा है, धधक रहा है, लेकिन वो भी कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। पिछली बार मैंने आपको कहानी में बताया था कि वो ख़त्म होगा, लेकिन उसमें अभी करीब 5 अरब साल लगेंगे। आधे गैस वो ख़त्म कर चुका सूरज अपने, 4.5 अरब साल या करीब आसपास, तो उतने ही और 4.5 से 5 अरब साल और, तो वो पूरा गैस ख़त्म होगा, फिर सूरज ख़त्म, फिर सूरज ख़त्म। तो सूरज से तो हम सब हैं, पूरी धरती है, दुनिया है। तो फिर समझ लीजिए कि वही है प्रलय, क़यामत। उससे पहले कुछ और आ जाए तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन 5 अरब साल के लिए अभी गैस पड़ा हुआ है सूरज के पास। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब धरती के 8 किलोमीटर के ऊपर वहाँ तक ऑक्सीजन है, इसीलिए आप प्लेन भी देखते हैं तो ज़्यादातर 30, 40, 35 हज़ार जो फीट की ऊंचाई होती है, तो उसमें ये होता है कि तब तक ऑक्सीजन कम या होता ही है। उसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ऑक्सीजन गायब होता जाएगा, फिर ज़िंदगी गायब, फिर और जाएंगे तो वायुमंडल नहीं, हवा नहीं। तो अब 125 दिन का सफ़र बहुत सारे लोगों के मन में है कि ये आदित्य L1 क्यों करेगा। तो उसकी वजह यही है कि सबसे पहले तो इसको धरती से बाहर निकालना है। अच्छा, अब धरती को इसीलिए मैंने आपको समझाया कि धरती कहाँ, नीचे तो देख लिया, ऊपर कहाँ, तो ऊपर वही आसमान जहाँ पे धरती की अपनी शक्ति ख़त्म हो जाए खींचने की, चुंबक की, तो गुरुत्वाकर्षण जिसे कहते हैं, वहाँ से धरती की हद और बाउंड्री और सरहद सब खत्म है। अब वहाँ से कुछ और शुरू हो जाता है, स्पेस, अंतरिक्ष। तो अब 15 लाख किलोमीटर का सफ़र है,
आप इतना ईंधन लेके तो भेज नहीं सकते, वजन भी तो बढ़ेगा। तब क्या होता है, तो हुआ ये कि जो अपना PSLV है, जो रॉकेट है, उसने तो छोड़ दिया धरती के बाहर एक कक्षा में ले जाकर, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। अब ये कि अब तुम चलो, अब बाकी सारी चीज़ें सोलर सिस्टम से चलता, मतलब सूरज के ज़रिए ईंधन लेकर अपना वो आगे बढ़ेगा आदित्य। तो ये धरती की कक्षा के ऊपर ऐसी जगह पहुंचता है ऑर्बिट में, जहाँ से अब वो थोड़ी सी ग्रेविटी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद ये धरती के चक्कर लगाता है धीरे धीरे, सोलर सिस्टम से भी ईंधन मिल रहा है। तो अब कुल मिलाकर अगले 16 दिनों तक, आज जो ये निकला है इसको धरती की परिक्रमा करना है आदित्य L1 को 16 दिनों तक। और इन 16 दिनों में वो करीब 5 दिन, मतलब 5 बार धरती की परिक्रमा करेगा, धरती के चक्कर काटेगा। तो अगले 16 दिनों तक पहला काम ये है आदित्य L1 का कि वो इस धरती की हद और सरहद से निकलकर इसकी परिक्रमा करे, मतलब धरती के चारों तरफ घूमता रहे। और जब जब ये घूमेगा इन 5 फेज़ में, तब तब फिर हर राउंड के बाद इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब इसकी स्पीड कैसे बढ़ेगी, इसका इंजन कब बंद होना है, कब चालू होना है, ये सब कंट्रोल होगा। ऊपर अंतरिक्ष में या स्पेस में बहुत सारे हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो घूम रहे हैं। उन सैटेलाइट्स के वो एक तरह से संपर्क में है और उसका पूरा कंट्रोल अपने यहाँ पर है, इसरो हेडक्वार्टर में। तो जब जब राउंड पूरा होगा तब तब उसका इंजन ऑन और ऑफ किया जाएगा। इस तरीके से ये 5 राउंड धरती के पूरा करेगी घूम घूम कर। तो जब 16 दिन में ये 5 राउंड पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका असली सफ़र शुरू होगा वहाँ से सूरज के लिए। अब सूरज की दूरी लाखों, मतलब करोड़ों की 15 करोड़ किलोमीटर तो धरती से है, लेकिन हम सिर्फ उसका 1% दूरी तक जाएंगे, 15 लाख किलोमीटर। तो 16 दिन के बाद अगले 109 दिनों का ये सफ़र अब सूरज का शुरू होगा आदित्य L1 का, 109 डेज। अब 109 डेज इसलिए है कि ये सिर्फ ऐसे नहीं है जैसे बहुत सारे तेज़ करवाएंगे, बहुत सारे कट आएंगे, बहुत सारी और चीज़ें हैं। फिर आपको ऐसे चलना है कि आपका अपना जो ईंधन है वो सारी चीज़ें भी उसी हिसाब से चले। दूरी भी है 15 लाख किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ें अगले 109 दिनों में पूरा होंगी। अब 109 दिनों के बाद L1 को इसलिए जो नाम दिया गया है, L1 असल में वो लैंडिंग पॉइंट है जहाँ पर इसे लैंड करना है। लेकिन ये लैंड नहीं होगा, क्योंकि लैंड कायदे से जो हम एयरपोर्ट और बाकी चीज़ें धरती की बात करते हैं, तो वहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो है नहीं। ये हवा में ही रहेगा लेकिन स्थिर रहेगा और उसी को हम लैंड कहेंगे। उसकी वजह क्या है, ये जो सबसे पहली चीज़ है कि ये L1 इसका नाम, कि वहाँ तक पहुँचना है। तो सूरज के इर्द गिर्द ऐसे 5 नाम दिए गए, L1, L2, L3, L4 और L5। अगर L1 को फुल फॉर्म इसको कहें तो लैरेंज पॉइंट 1। लैरेंज पॉइंट या L1 क्या है, तो ये है कि जब ये धरती से निकला, बीच में अंतरिक्ष स्पेस है, मैंने कहा धरती की अपनी एक हद है, सरहद है, ग्रेविटी पावर है, जो चुंबकीय शक्ति होती है। तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर अब धरती के खींचने की शक्ति कम, और एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे सूरज के खींचने की शक्ति भी कम। अब इसको ऐसे भी समझिए कि धरती बहुत छोटा सा हमारा अर्थ, ऐसे न मालूम कितने धरती सूरज में समा जाए, सूरज इतना बड़ा है। तो हम इतने छोटे से हैं, लेकिन हमारी शक्ति खींचने की कितने ऊपर तक है। तो सूरज जो हमसे कई पता नहीं कितना बड़ा है, तो उसकी कितनी शक्ति होगी खींचने की। तो इसीलिए धरती तो चले यहाँ पर जाकर एक खत्म, सूरज की शक्ति तो और भी ज़्यादा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हमारी खींचने की शक्ति कम और सूरज की भी कम। तो वो जगह जो होता है वो बड़ा बैलेंस हो गया। अब वहाँ पर हवा भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या है कि अब वहाँ आपको ईंधन की भी ज़रूरत नहीं इधर उधर भटकने के लिए। हल्का सा ये इधर और हल्का सा उधर, और आप बस एक तरह से हवा में झूल रहे हैं। अब उस झूलते हुए जगह को जहाँ पे, क्योंकि अगर ज़रा सा भी चुंबकीय शक्ति सूरज की ज़्यादा हुई तो यूँ L1 को ऐसे खींच लेगा अपनी तरफ, वो सीधा निकल देगा, जलाकर खाक कर देगा। लेकिन वो ऐसी जगह है जहाँ पर सूरज इसको खींच ही नहीं सकता, क्योंकि सूरज की इतनी ग्रेविटी पावर है ही नहीं वहाँ पर,
और धरती की भी नहीं है कि वो अपनी तरफ खींच ले, तो दोनों तरफ से बचे हुए हैं। तो ये है L1 पॉइंट, मतलब कि लैरेंज पॉइंट 1 इसी को कहते हैं। तो ये फिक्स एक जगह है जहाँ पर पहले से इसरो ने उसकी निशानदेही कर रखी है। अब उस फिक्स जगह तक पहुँचाना है आदित्य L1 को। एक बार वो वहाँ पहुँच गया, इसके पहुँचने के बाद अब इसका काम ये है कि वहाँ पे ऐसी जगह पे ये चुना गया है कि ये यूँ रहेगा और हवा में रहेगा। अब शक्ति इतनी दोनों तरफ से है, ना धरती से ना सूरज से, तब इसका काम ये है कि यूँ घूमता रहेगा और चारों तरफ घूम घूम कर एकदम बिल्कुल स्ट्रेट सूरज को घूरता और देखता रहेगा। और ये ऐसे पोजीशन पे होगा कि कभी भी आदित्य L1 की नज़रों से सूरज ओझिल नहीं होगा। सूरज चुके, ये तो वक्त के हिसाब से हम देखते हैं ना, कहीं सूरज डूबा कहीं नहीं डूबा, वरना डूबता तो है नहीं। तो हर वक्त सूरज आदित्य L1 की नज़रों के सामने होगा और वो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंचकर इस L1 पॉइंट या स्टेशन का है, वहाँ से वो सूरज को देखता रहेगा और सूरज की निगरानी करेगा, उसकी हरकतों पर नज़र रखेगा। फिर ये देखेगा ये इतना गर्म क्यों है, इतना गुस्से में क्यों रहता है, इतना उबलता खौलता जलता क्यों रहता है। अब वो सारी जानकारी नीचे भेजेगा। अब एक बार पहुंच गया, जैसे मैंने कहा कि 125 दिन का सफ़र है, तो फरवरी 2024 के मिड में ये पहुंचेगा। अब पहुंच गया तो फिर कब तक, क्या लौटेगा? तो इसके बाद इसका काम शुरू होगा। ये पहुंचते ही काम शुरू नहीं करेगा, पहले पहुंचेगा, सब देखेगा। उसके बाद जब वो डेटा भेजेगा उसमें भी करीब 15 से 20 दिन या 1 महीना लगेगा। मतलब फरवरी एंड या मार्च से अब इसरो काम शुरू करेगा उसकी दी हुई जानकारी पर, और अगले 5 सालों तक आदित्य L1 उसी जगह रहेगा और अगले 5 सालों तक वो सूरज की एक तरह से चुगली खाता रहेगा और हमें बताता रहेगा कि देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है तो मौसम ऐसा होता है, ये ऐसा करता है तो ऐसे गर्मी होती है, यहाँ से ऊर्जा ऐसे मिलती है, यहाँ से ऊर्जा इस वजह से नहीं मिलती है। तो कब कब इसके मूड की वजह से क्या क्या होता है, इसके आग और शोलों की वजह से क्या क्या होता है। ऐसे एक तरह से कहें तो हम साइंटिफिक ज़ुबान में नहीं, लेकिन अलग अलग आदित्य L1 तो पहुँच गया। अब इसके साथ 7 अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। जैसे आप क्लिनिक में जाते हैं तो एक्सरे मशीन होता है, MRI होता है, CT स्कैन होता है, तो उसी तरह की वो चीज़ें इस आदित्य L1 के साथ है, जो वहाँ से तापमान से लेके कि उसके सतह बाहरी का एग्जैक्ट तापमान कितना बदलता है, इसका मूड मिजाज कैसे बदलता है, इसकी वजह से धरती पे और क्या क्या असर हो सकता है, इसकी वजह से ऊर्जा या एनर्जी में और क्या क्या हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें सूरज के बारे में सूरज के पास रहकर आदित्य L1 को ढूंढना है और बताना है और फिर हमें भेजना है, ताकि उसके ज़रिए आने वाले वक्त में हम और बेहतर जो है, चूँकि सूरज सबसे ज़्यादा पावर का और इसका सोर्स है, पूरा जो अपना पूरी दुनिया क्या सारा ब्रह्मांड, तो इसलिए उसके बारे में राज जानना सबसे ज़रूरी है। तो 125 दिन के सफ़र के बाद काम शुरू करना और अगले 5 साल तक वहीं रहना और काम करना, ये है आदित्य L1 का काम। तो दुआ कीजिए कि वो सारा ये काम करे और सारी जानकारी दे, ताकि हम लोग भी, जिन लोगों को भी साइंस और इसमें थोड़ी सी भी दिलचस्पी है, उनके लिए बड़ा ये है कि ये आग का गोला, इसके अंदर कितने गैस, क्या कब कैसे, क्या राज है, क्या रहस्य है। तो रोमांचित मतलब करने वाली कहानी है। फिर इसके ज़रिए बाकी तारों की बारी आएगी, बाकी किस किस की बारी आएगी। ये देखिए, अब तो आसमान खुला है और कहते हैं कि अब स्काई, पहले था ना कि स्काई इज़ द लिमिट, तो अब मुझे लगता है कि स्काई भी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वैसे भी आसमान नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। जहाँ जिस ग्रह की हद ख़त्म हो गई, वहीं पे एक दूसरा, एक नया आसमान आपके सर पर होगा। तो ये आदित्य L1, मुझे कुछ लोगों ने मतलब मेल आए, कहानी आज कुछ और सुनानी थी, तो मैंने कहा कि चलो इसी पे आज निपटा दिया जाए। तो कैसी लगी और कुछ जानकारी इसके अलावा आप लोगों के पास भी है तो ज़रूर बताइएगा। तो हमारे आदित्य की इस कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज संगीता के, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे संगीता जी। और ये SK चौधरी साहब ने भेजा है। साथ ही रुशिता
बगाड़िया जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रुशिता जी। और ये मयूर साहब ने भेजा, उनकी वाइफ है। मुकेश जैन, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मुकेश साहब। बाबू जैन ने भेजा है। इसके अलावा आशीष गुप्ता, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आशीष। विशाल गुप्ता ने भेजा है। और साथ ही आज हमारे पर्दे के पीछे के सितारे, बल्कि कल था, टीम ने सेलिब्रेट भी किया। अमित सिंह, हमारे पूरे जो वीडियो एडिटिंग का पूरा सिस्टम है उसके चीफ, उसके हेड, तो अमित सिंह का कल बर्थडे था और पूरी टीम ने सेलिब्रेट भी किया। तो हैप्पी बर्थडे अमित भाई, आपको, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, यूं ही जवान रहें और पार्टी देते रहें। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, क्योंकि कल संडे है, तो किसी नई कहानी के साथ मंडे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।